सीना मेरा छलनी कर गई, सीना मेरा छलनी कर गई, खाली मेरा ब्रेन कर गई। सीना मेरा छलनी कर गई, खाली मेरा ब्रेन कर गई। रसिया बन के आई थी मेरी जिंदगी में, रसिया बन के आई मेरी जिंदगी में। यूक्रेन कर गई, यूक्रेन कर गई, यूक्रेन कर गई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी भी आप लोग का बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा, स्मार्ट स्टडी चल रहा होगा। तो आज के सेशन में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात किया जा रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे टू द पॉइंट्स के व्यू से। तो आज का हमारा संपूर्ण घटनाक्रम होगा सिंधु घाटी सभ्यता से, और सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे टू द पॉइंट्स के व्यू से, आज उसी का चर्चा होगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता से जो कालखंड हमें देखने को मिलता है, उनकी कृषि कैसा रहा, व्यापार कैसा रहा, पशुपालन कैसा रहा, साथ ही साथ यातायात का सुधार क्या था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, और इनके साथ साथ जीवन शैली और इनकी विशेषताएं मूल रूप से क्या थी, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंस होगा। और टू द पॉइंट्स आप लोग लिखते भी रहिएगा, और सर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं समझाने के बाद बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले डेली की तरह आज का क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल और करंट अफेयर्स जो होगा अच्छी होगी, और एग्जाम्स के लिए तो रामबाड़ी साबित होगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन है करंट का, जो नेशनल इंटरनेशनल के रूबहू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अर्बन गबरू जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने गए हैं। जो यादव जी सुर्खियों में है सर, यादव जी सुर्खियों में हैं, वो हैं सूर्य कुमार यादव। अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। यहीं पे जब यादव जी की बात होगी, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग जानते होंगे। कहता है कि वोरो प्लस, जो वोरो प्लस क्रीम आती है सर, इनके अभी हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनका नाम बताइए। जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वो हैं साहब हमारे अक्षय कुमार साहब। अक्षय कुमार जी को बोरो प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है कतर, दोहा के कतर में हो रहा है, तो वो 2022 का भारत का, इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ये भी फिल्म इंडस्ट्री से ही है, और फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है दोहा कतर में, तो ये इसके हैं भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत की तरफ से बनाए गए हैं, वो है रणबीर कपूर। भारत की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप के 2022 का कौन से बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो रणबीर कपूर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्क्रैच इंडिया के, अब मान लीजिए कि अभिनेता साहब लोग ब्रांड एम्बेसडर में अपनी सैलाब को फैला रहे हैं, तो अभिनेत्री कहाँ कहाँ रहेंगी। तो अभी एक अभिनेत्री की चर्चा होगी, जो है स्क्रैच इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, इंडिया। इनके ब्रांड एम्बेसडर बनी है हमारी कृति सेनन, अभिनेत्री जो है कृति सेनन, इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में वो देश, हमारे पड़ोसी देश जो रहा नेपाल। तो कहता है कि नेपाल के अभी जो प्रधानमंत्री थे पहले केपी शर्मा ओली जी, तो केपी शर्मा ओली जी के बाद अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री पुनः फिर दोबारा कौन बनाया गया है, तो वो बने हैं शेर बहादुर देउबा। ये बने हैं पीएम
नेपाल के। कहाँ के बने हैं? नेपाल के। और कहेगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू जो है उसकी वहाँ का रुपया क्या है? तो नेपाली रुपया। फिर क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि नेपाल का संविधान हाल ही में किस वर्ष लागू किया गया और नेपाल का लिखित संविधान कब बन के तैयार हुआ, तो आप लोग जानते होंगे, रिवीजन के थ्रू हम बता देते हैं। नेपाल के संविधान बनकर 2015 में तैयार हुआ। चलिए, फिर पूछ देगा कि नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी लंबाई, जो दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, उसकी लंबाई कितनी है? 8850 किलोमीटर। 8850 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर। 8850 मीटर यह इसकी ऊंचाई एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडो पैसिफिक डायलॉग जो हाल ही में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? भारत में। तो इंडो पैसिफिक डायलॉग के आयोजन कहाँ हुआ है? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग आयोजन कहाँ पे किया गया भारत में? तो ये हुआ है दिल्ली में। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनेगा और पूछता है कि 2+2 डायलॉग किन किन देशों के बीच चलती है, और भारत तथा किन देशों के बीच चलते हैं? तो 2+2 ये वार्ता, ये डायलॉग चलता है भारत और अमेरिका के साथ। 2+2 डायलॉग किसके साथ? भारत और अमेरिका के साथ। चलिए ठीक है। इसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन हम इस पर आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात कर रहे थे तो इसको थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने क्या कहा था कि 2400 BC से लेकर 1750 BC के कालखंड को हमने माना था। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास किया था कि यहाँ के जो निवासी हुआ करते थे वो किधर से आए थे? तो मध्य एशिया से आए हुए थे, भूमध्य सागर तट से आए हुए थे और वहाँ निवास करते थे। किंतु हम लोग ये भी जानते हैं कि वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो निवासी थे वो सिंधु नदी के तट पर ये निवास करते थे। उसके साथ साथ जो द्रविड़ जो थे वो भी वहीं पे निवास करते थे, और द्रविड़ जो कि वर्तमान में साउथ में देखने को मिलता है, ये सिंधु नदी के तट पर ये क्या करते, निवास करते थे। साथ ही साथ फिर हम जानने का प्रयास किए थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो बड़े स्थलों की प्राप्ति हुई वो 6 थे, जो हमने अभी बताया था कि मोहनजोदड़ो थी, कालीबंगन थी, और उसके साथ ही साथ बनावली थी और हड़प्पा थी। इन तमाम बड़े शहरों की खोज हुई थी। इसके बाद हम लोग चर्चा भी किए थे, जैसे कि हड़प्पा की बात किया जाए तो हड़प्पा 1921 में राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, और साथ ही साथ दयानंद साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इनके सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तो हम लोग जानते थे कि भावनात्मक, यहाँ की जो लिपि थी उसकी लिपि चित्रात्मक थी, भावनात्मक थी, और उस लिपि को किस तरह से लिखा जाता था, तो उस लिपि को हम लोग प्रेजेंट टाइम में बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, किंतु उस टाइम ये दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। साथ ही साथ वर्तमान में हम बात करेंगे कि इनकी विशेषताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी, ये ग्रिड पड़ती थी। मीन्स ये जो चौराहा चार तरफ से इस तरह से काटती हैं एक दूसरे को, और ये एंगल 90 डिग्री की बनाती है, अपने को 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी को ग्रिड पट्टी के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे ग्रिड पट्टी के अकॉर्डिंग इनके नगर बसाए गए थे। किंतु इसके साथ ही साथ इनकी गणितीय पद्धति इतनी अच्छी थी कि इनके जो शहर के नाले थे वो सड़क के किनारे सिस्टम से बसाए गए थे। इनके जो सड़क के किनारे थे, इनके सड़क के किनारे से इनके नाले जो
अच्छी तरह से व्यवस्थित किए गए थे। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जब वो थे, वो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से वो क्या करते थे, नगर को बसाए थे, जो कि जल निकासी सुव्यवस्थित रूप से क्या बनाई गई थी। साथ ही साथ यहाँ देखने को ये मिलता है कि इंडस वैली सभ्यता में सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ईंट मिले थे वो पक्के ईंट मिले थे, जिसका प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है सर। और कालीबंगन जो काली चूड़ी के नाम से जाना जाती है, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में मिला था। चलिए ठीक है। फिर कहता है कि जो घरों के दरवाजे थे, घर के दरवाजे थे सर, जो उनकी खिड़की होती थी, मेन मेन गेट से ना होके, मेन दरवाजे से, मेन गेट से ना होकर पीछे के तरफ से ये क्या करते हैं, उनके गेट खुलते थे। किंतु इसके एक अपवाद मिलता है, और वो अपवाद कहाँ मिलता है, लोथल में मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा सर कि वर्तमान में लोथल गुजरात के किस शहर में है, तो अहमदाबाद शहर में बसा है। ठीक, तो वहाँ हमको लोथल से क्या मिलता है, वहाँ पे अपवाद एक मिलता है कि लोथल से क्या होता है कि नगर के जो दरवाजे थे, जो नगर बसाए गए थे, वो मुख्य दरवाजे की तरफ खुला करते थे। किंतु फिर एक और पॉइंट यहाँ मिलता है कि जो वहाँ के शहर थे, दो भागों में बटे हुए थे। और दो भागों की बात करेगा, मीन्स एक तरफ हाई माने उच्च भाग, और दूसरी तरफ लो भाग। तो अब देखिएगा सर, जो हाई क्वालिटी के जहाँ सिविल लोग रहते थे, ऑफिसर लोग हुआ करते थे, तो वो हाई लेवल के हाई भाग में रहते थे, लेकिन ऊंचे भाग में ऊंचे स्थान पर रहते थे। और उस स्थान को इन्होंने हाई यहाँ पे कालीबंगा के जो मिलता है स्वरूप, तो ये इसको किलाबंदी कर रखा था, उसको सुरक्षा कवच दे रखा था। किंतु जो लो कैटेगरी में, लो भाग में रहते थे, निचले दबे भाग में रहते थे, तो उस शहर की किलाबंदी नहीं की गई थी, किंतु उच्च भागों में इसकी किलाबंदी की गई थी। राइट, चलिए ठीक है। जो कि इसका अपवाद एक और मिलता है, जो शहर था, एक और अपवाद मिलता है, वहीं कहाँ, हनुमानगढ़ में, कहाँ, कालीबंगन में, कि वहाँ की जो शहरें थी उच्च कोटि की थी, और जो लो कोटि की थी, वहाँ पे दोनों तरह किलेबंदी की प्रमाण मिलता है। कहाँ प्रमाण मिलता है, तो कालीबंगन में। किंतु पूछेगा फिर कि हड़प्पा सभ्यता में वहाँ के शहरों का निकास द्वार किधर हुआ करता, तो घर के पीछे के दरवाजे हुआ करता था। किंतु इसका अपवाद एक क्या है, कालीबंगा। और कालीबंगा में क्या होता है, इनके लोथल में क्या होता है, इनके घर के दरवाजे पीछे की तरफ मिलते हैं, आगे की तरफ मिलते हैं। इसके बाद फिर एक आता है कि घर के दरवाजा था, उसमें किलाबंदी किया जाती थी। तो किलाबंदी किया जाता था उच्च क्वालिटी के, उच्च भाग में जो लोग रहते थे, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, वहाँ पे किलाबंदी की जाती थी। और निचले तबके के जो भाग हुआ करते थे, नीचे शहर जो बसाए गए थे, जो टीले से नीचे थे, तो वहाँ पे किलाबंदी नहीं की जाती थी। लेकिन इसका अपवाद एक और मिलता है। उसका अपवाद कहाँ मिलता है, तो वहीं कालीबंगा में सर, वहीं हनुमानगढ़, कहाँ, राजस्थान में हमको ये मिलता है। किंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो वहीं कालीबंगा से एक प्राप्त होती है मुझे, और वो कहा होता है कि जोते हुए खेत की साक्ष्य मिलता है। कहाँ, कालीबंगन में, वहीं कालीबंगा जो हम राजस्थान की बात कर रहे थे। ठीक, अगला आएंगे तो यहाँ की जो निवासी हुआ करते थे, कहीं ना कहीं इनकी फसल बहुत इंपॉर्टेंट रखती थी। खाने के लिए भाई फसल की आवश्यकता होगी, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होगी, और खाद्य पदार्थ में दो चीजें की आवश्यकता मिलती थी। एक तो तरफ गेहूं, और दूसरा तरफ जौ। जो मैं मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की बात किया करता था, तो हम लोग पढ़े थे कि मोहनजोदड़ो से, जो पाकिस्तान के एरिया हुआ करता था, तो मोहनजोदड़ो से जो कृषि के साक्ष्य मिले थे, वो पहले गेहूं थे, उसके सटे हुए जो ईरान का क्षेत्र हुआ करता, तो वहाँ जौ की प्रमाण मिले थे। तो इसी टाइम में, इसी वक्त में, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता आद्र काल की बात करेंगे, हम सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ रहे हैं, आद्य काल की बात कर रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते थे कि यहाँ तो साक्ष्य मिले, लेकिन इसको पढ़ा नहीं, रीड नहीं किया जा सकता था। तो वहीं आद्य ऐतिहासिक काल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है कि जौ और गेहूं इसकी साक्ष्य मिलता है। वहीं लोथल
लोथल जो गुजरात में और रंगपुर गुजरात में, ये क्या होता है, तो यहाँ पे चावल की साक्ष्य मिलता है, राइट। फिर वो जब आएंगे पशुपालन के क्षेत्र में कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन पर निर्भर थे, तो कहता है हाँ सर, ये पशुपालन पर निर्भर थे। किंतु जब हम इधर आएंगे, किधर, धार्मिक क्षेत्र में, तो इसमें धार्मिक क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे। जब पशुपालन में आएंगे तो दो चीजें हमको देखने को मिलती है। एक तरफ तो भैंस और बैल की देखने को साक्ष्य मिलता है, और एक जगह हमें घोड़े के प्रमाण मिलता है सर, घोड़े का प्रमाण मिलता है। और घोड़े के प्रमाण किस क्षेत्र में मिलता है, तो लोथल के क्षेत्र में मिलता है। लोथल, कालीबंगा और सुतकोंडा। तो ये जब चीजें तीन जगह हमको मिलती हैं, घोड़े के प्रमाण, घोड़े के प्रमाण, साथ ही बैल और भैंस की मिलती है, तो अब इसके बाद जब हम देखेंगे बैल और भैंस, तो इसको कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, जब बैल होंगे तब बैलगाड़ी होंगे, भैंस होंगे तब भैंस गाड़ी होंगे। तो ये परिवहन के साधक होते हैं। जब मैं परिवहन में यहाँ यातायात में पढ़ूंगा तो उसमें बताएंगे कि कहाँ से साक्ष्य मिले। तो जब घोड़े का प्रमाण मिलता है तो तीन जगह से मिलता है, भैंस का प्रमाण, बैल का प्रमाण तीन जगह से, लोथल, सुतकागेंडो, सुतकोडदा और कालीबंगन से, ठीक। इसके बाद हम धार्मिक की बात करेंगे सर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या धार्मिक थी, तो इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। क्यों, धार्मिक से मतलब ये है कि वह मंदिर का साक्ष्य मिलता था, तो नहीं सर, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। और पूछता है, इंपोर्टेंस इसका फैक्ट एक आता है कि इसकी जो इंडस वैली सभ्यता थी, ये पितृसत्तात्मक थी कि मात्र सत्तात्मक थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको थोड़ी हिंट मिलता है। क्या हिंट मिलता है कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक होंगी। क्या, तो उर्वरता की देवी को हम जब प्राप्त करते हैं, जो कि खाद्य पदार्थ की उर्वरता की देवी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो हमको प्राप्त होता है ये हड़प्पा क्षेत्र से। और हड़प्पा क्षेत्र जो कहाँ था, पाकिस्तान में था। और हड़प्पा की खोज किसने किया था, हड़प्पा की खोज दयानंद साहनी ने किया था, ठीक, 1921 वाला में, ठीक। चलिए नोट करते रहिए। इसके बाद हम देखते हैं मंदिर का साक्ष्य तो नहीं मिलता है सर, लेकिन जब हम आते हैं मोहनजोदड़ो में और मोहनजोदड़ो को हम लोग देखते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ बनता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जब हड़प्पा की बात करते हैं और हड़प्पा की हमको साक्ष्य मिलता है मात्र देवी का, तो हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है, तो रावी नदी के तट पर। वही रावी नदी के तट पर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि 26 जनवरी 1930 में देश की प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी। किनके नेतृत्व में, किनके अध्यक्षता में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। लेकिन जब मोहनजोदड़ो की बात आएगी, तो 1922 में ये सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में ये होता है यहाँ पे हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में होती है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में होती है राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। तो वहां से मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या मिलता है, तो मिलता है कि दाढ़ी वाला साधु मिलता है। अच्छा, दाढ़ी वाला साधु, उससे हमको का प्रूफ कर पाएंगे सर, तो कहता है कि और मोहर मिलता है। और मोहर पर जानते हैं सर क्या मिलता है, ये कहता है कि योग मुद्रा में एक साधु बैठा है, योग मुद्रा में बैठता है। तो इससे जाहिर क्या होता है कि योग मुद्रा में बैठा रहता है, और उसके चारों तरफ क्या क्या रहते हैं, चीता रहते हैं, भैंस रहते हैं, इसके साथ साथ हाथी गेंडा भी रहते हैं। इससे हमको पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो योगी था, वो साधु था, ये कहीं पशु पक्षीनाथ तो नहीं थे, शिव के भक्त नहीं थे ना। ये हम लोग इसको इंगित करते हैं। और साक्ष्य जुटाने के क्रमबद्ध में हम लोग जानते हैं कि यहाँ की जो सभ्यता थी, वहाँ की निवासी थी, कहीं ना कहीं शिव की भक्त हुआ करती थी। चलिए, इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति में, नेचुरल में बहुत बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। इससे कैसे साक्ष्य मिलता है, तो यहाँ वृक्ष पूजा किया जाता था, शिव की पूजा की जाती थी। यही शिव जो साधु योग की मुद्रा में था, इनके चारों तरफ क्या भैंस, हाथी और चीता गेंडा हुआ करते थे। तो इससे हम लिंक पाते हैं कि शिव के भक्त होते होंगे। चलिए ठीक है, जब हम आएंगे कुंवड़ वाला सांड की, और कुंवड़ वाला सांड जो वर्तमान में हम लोग नंदी गाय के नाम से जाने जाते हैं, तो हमको ये इंगित होता है, ठीक।
चलिए, जब प्रकृति उपासक की बात हम कर रहे थे सर, कि नेचुरल में लोग विश्वास करते थे, तो नेचुरल में विश्वास करने की बात आती है कि जो वहाँ की मुद्रा मिलती थी, वहाँ की जो मुहर मिले हैं, तो उस मुहर में हम पाते हैं कि स्वास्तिक के चिन्ह था। और स्वास्तिक का जब चिन्ह था तो मुझे लगता है कि ये क्या थे, प्रकृति के भक्त हुआ करते थे। ठीक, जब हम ये और वो स्वास्तिक की जब बात आएगी तो स्वास्तिक को इंगित करता है सूर्य देवता के लिए, राइट। तो यही ये लोग क्या थे, जब सूर्य देवता की बात आएंगी तो कहीं ना सर क्या करेंगे, ये प्रकृति में विश्वास करते थे, उपासक थे। ठीक, जब मैं यातायात की बात कर रहा था और यहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि बैल तो बैलगाड़ी और भैंस तो भैंस गाड़ी, यही यातायात तो दो तरह से होता था सर। क्या क्या, एक तो स्थल मार्ग से होता था और दूसरी तरफ से कहाँ हो रहा था, तो जल मार्ग से भी होता था। अच्छा, जल मार्ग से, हाँ कैसे, तो जब जहाजों और बंदरगाह के हमको साक्ष्य मिलता है सर। अब जहाज और बंदरगाह लोथल से मिलता है, लोथल जिसका तल उठा हो, और लोथल जो था किस क्षेत्र में हुआ करता था, तो यही गुजरात क्षेत्र में मिलता है। जब गुजरात क्षेत्र में बंदरगाह मिलता है तो इससे हमको सही न कहीं जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ के लोग क्या थे। जब मेसोपोटामिया क्षेत्र हुआ करता था, ये पाकिस्तान था और ये इराक हुआ करता था, यहाँ मिस्र मेसोपोटामिया थी और अफगानिस्तान था, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हुआ करती थी और एक दूसरे से व्यापार करते थे। मैं जब इसके बाद में कुछ ये टॉपिक हो जाएगा तो उसमें मैं एक लिंक कराऊंगा कि सोना से कहा कर्नाटक से सोना आता था, ईरान अफगानिस्तान से कहा क्या चीज़ आता था, चांदी आती थी। ये सब चीज़ें अंत में इसके पॉइंट के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तो हमको ये मान मिलता है कि जो यातायात होती थी दो तरह से होती थी सर। कौन कौन से, एक जल मार्ग से और दूसरे स्थल मार्ग से। तो जल मार्ग से हमको कैसे प्रूव होता है कि जब हमको क्या मिलता है सर, बंदरगाह मिलता है, क्या मिलता है, जहाज मिलती है, और कहाँ से, लोथल से प्राप्त होता है। तो हमको ये लग जाता है कि जल मार्ग की ये क्या करते थे, यातायात करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, स्थल मार्ग की बात करेगा सर, तो स्थल मार्ग के जब बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी की साक्ष्य मिलता है तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी लोथल से ही प्राप्त होता है। तो हमको ये भी लगता है कि ये स्थल मार्ग से भी क्या करते थे, एक दूसरे से कनेक्टिविटी करके व्यापार करते थे। चलिए ठीक है, जब समाज की बात किया जाएगा तो कहेगा समाज कैसा था सर, तो ये हम जो बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट मात्र देवी मात्र सतात्मक समाज था। तो इसमें हमको क्या मिलता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है कि कांसे की एक मूर्ति मिलती है और वो मूर्ति जो थी नर्तकी की पाई जाती है सर। तो इसमें लगता है कि इंडस वैली सभ्यता में जो सभ्यता के जो लोग थे कहीं ना कहीं डांसिंग में क्या करते थे, बिलीव करते थे। और वहां पे जब नारी समाज की बात किया जाएगी तो कहीं ना कहीं नारी के उत्थान पर थी। तो इसलिए हमको ये पता चलता है कि मात्र शतात्मक क्या होती है, समाज हुआ करती थी। ठीक, सॉरी, इसके बाद जो कांसे की नर्तकी मिलती है। ठीक, आप लोग इसके साथ मान लीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक बताते हैं। चलिए नोट कर ले होंगे आप लोग। चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से 6 बड़े बड़े शहरों मिले थे और 6 बड़े बड़े शहरों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स अभी जानेंगे। तो इसमें मैं क्या किया हूँ कि सभी 6 शहरों को एक जगह इकट्ठा करके और जितने भी बड़े शहरों से जो प्राप्त हुए, जो साक्ष्य मिले हैं, उनको हमें यहाँ पे लाने का प्रयास किया हूँ। जैसे कि मोहनजोदड़ो से, जो मोहनजोदड़ो का मतलब हुआ मृतकों का टीला। तो ये इस जगह से कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से वस्तु मिलते हैं, तो इनसे सबसे ज्यादा सबसे बड़ा अन्नागार मिलता है सर। कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ थी, तो पाकिस्तान में है, राइट। फिर कहता है कि इसमें मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा क्या मतलब अन्नागार के साथ साथ स्नानागार भी मिलता है। और उसमें उस स्नानागार के साथ साथ वहां पे क्या मिलती है, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, वहां से एक चीज और मिलती है, और वो मिलती है जो मैं बताया था कि पशुपतिनाथ का मंदिर साधु मिलता है, जो कि योग मुद्रा में था। तो योग मुद्रा में था जो उनको पशुपतिनाथ की साधु की कहा जाता है
कि वहाँ पे पशुपतिनाथ का वो मान्यता दे दिया गया था कि कहीं न कहीं वहाँ के इंडस वैली सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ को क्या करते थे, सर्व करते थे, पूजा करते थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो मुद्रा मिलती है तो उस पर पशुपतिनाथ की मूर्ति का साक्ष्य उसमें बनाया जाता है। फिर कहता है कि मोहनजोदड़ो से और एक चीज़ मिलती है जो इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे शव को, जो शव होते हैं, लाश को जलाने का साक्ष्य मिलता है। लेकिन जब कहे कि जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है, लेकिन दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिलेगा? तो भी मिलेगा, कहाँ से? हड़प्पा से मिलेगा। हड़प्पा से क्या मिलता है? तो शव को दफनाने की बात किया जाएगा। जब मोहनजोदड़ो से शव को क्या होता है, जलाने की साक्ष्य मिलता है, तो वहीं पे हड़प्पा में क्या मिलता है? दफनाने का साक्ष्य मिलता है। वहीं जो बता रहा था कि पशुपतिनाथ जी का जो मूर्ति का युग मुद्रा मिलता है, तो वह कौन होते हैं? दाढ़ी वाले पुजारी के रूप में मिलते हैं। ये रहा मोहनजोदड़ो से जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य प्राप्त हुए। जब हड़प्पा में घुसेंगे, हड़प्पा वहीं जो कि पाकिस्तान में है, तो एक श्रृंगी वाला पशु मिलता है और उस पशु का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मुद्रा पे, वहाँ के मुद्रा के मुहर के रूप में उस पर दिखाया जाता है और साक्ष्य मिलता है कि पशु की ये श्रृंगी वाला, एक सिंग वाला क्या रहता है? पशु रहता है। साथ ही साथ उसमें ये बताता है, हड़प्पा सभ्यता से एक चीज़ मिलती है कि यहाँ पे मातृ देवी, मैंने जो बताया था पिछले बार कि मात्र सतात्मक क्या थी, समाज थी, सोसाइटी थी। तो वहाँ पे जब मात्र सतात्मक सभ्यता की बात किया जाएगा तो ये कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है, राइट। इसके बाद शव को दफनाने की बात किया जाएगा तो ये हड़प्पा आता है, और शवों को दफनाने के बाद हड़प्पा आता है। शव को और जलाने की बात आएगी तो मोहनजोदड़ो से मिलती है, ठीक। इसके बाद जो काली बंगन आती है, जो काली चूड़ी के नाम से जाना जाता है, तो जो काली चूड़ी जो कालीबंगन के हनुमानगढ़ में, राजस्थान में प्राप्त होता है, तो वहां से मिलता है अग्निकूट। अग्निकूट का साक्ष्य मिलता है और कालीबंगन से चूड़ी का कारखाना प्राप्त होता है जो काली चूड़ी के नाम से विख्यात है। ये सब कालीबंगा से प्राप्त होता है साक्ष्य। अगला है युग्म समाधि का शव मिलता है, मतलब कि एक साथे जोड़ा पति पत्नी का दफनाने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे? तो कालीबंगन से। और साथ ही साथ एक जोड़ेगा कि जो युग्म साथी थे, समाधि थे, तो उनके साथ में जो पालतू कुत्ता हुआ करता था, तो इनके बगल में इनको दफनाने की साक्ष्य प्राप्त होती है, जो कि कालीबंगन, हनुमानगढ़, राजस्थान से प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ एकमात्र जगह ऐसा होता है कालीबंगन कि जो कि वहां पे जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। वहीं हनुमानगढ़, राजस्थान, कालीबंगन से। इसके बाद जब सुदकोटदा आता है सर, तो सुदकोटदा में क्या मिलता है? मात्र एक घोड़े का अवशेष मिला है, घोड़े का अवशेष मिलता है, ठीक। इसके बाद लोथल, जिसका तल उठा हो, तो यही लोथल गुजरात है सर, और गुजरात है, और कहाँ बसता है ये गुजरात के? तो अहमदाबाद नगर में, अहमदाबाद जिला में ये बसा है लोथल, ठीक। लोथल जिसका तल उठा है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलता है? जब हमने बात कर रहा था व्यापार का, वाहन का, तो वहाँ पे क्या होता है कि बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है सर। कहाँ पे? लोथल पे। लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सिंधु घाटी को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। किसको? यही मेन बंदरगाह को, जो लोथल है, जो स्थान है। इसमें लोथल से धान के साक्ष्य मिलते हैं। धान यानी भूसी के साक्ष्य मिले। अगर क्वेश्चन बना देगा कि भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल मिले। चावल का साक्ष्य मिले, कहाँ मिले? लोथल मिले। धान के साक्ष्य कहाँ मिले? तो लोथल मिले, राइट। चलिए, फिर उसके साथ घोड़े का साक्ष्य मिलता है। घोड़े का साक्ष्य कहेंगे कि हड़प्पा में भी तो मिलता है, कालीबंगा में भी मिलता है, सुदकोटदा में मिलता है। क्या होता है? सुदकोटदा में घोड़े का साक्ष्य मिलता है, और लोथल में भी घोड़े का साक्ष्य मिलता है, राइट। इसके बाद अग्निकुंड, अग्निकुंड लोथल से भी प्राप्त होता है, और अग्निकुंड की बात किया जाएगा तो कालीबंगन से भी मिलता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र हुआ करता था, ये कालीबंगन जो कि राजस्थान है, और यहाँ पे गुजरात है जो कि लोथल है, तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो वहां भी अग्निकुंड के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, और कालीबंगन में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। फिर कहता है कि जो युग्म समाधि स्थल वहां से मिली थी कालीबंगन से, तो सर लोथल से भी प्राप्त होती है, ठीक है। अब आता है
एक और पॉइंट है मन का समझते हैं सर, जो कि मिट्टी के बनाए हुए घड़ा के रूप में जो प्राप्त होता था उसको मन के कहा जाता था। क्वेश्चन अभी आएगा, पूछेगा कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज का अपना उपयोग करते थे अपने जीवन शैली में, उनके जीवन शैली क्या थी, अभी इसके नीचे पढ़ेंगे हम। तो जब धौलावीरा की बात आएगी तो धौलावीरा से हमको बांध मिलता है सर, और बांध के साथ साथ एकदम इम्पोर्टेंट है ये, कहता है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, तो स्टेडियम का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, धौलावीरा से मिलता है। और वहाँ जलाशय बांध कुंड का ये साक्ष्य कहाँ से मिलता है, धौलावीरा से मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा साक्ष्य की बात किया जाए तो कहाँ से मिलता है, तो वही लोथल से मिलता है सर। भारत में सबसे ज्यादा जो लोथल से प्राप्त होते हैं स्वतंत्रता के बाद साक्ष्य, तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्या थे, ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछे है बिना बहुत इंपोर्टेंट से कि इंडस वैली सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, जो बहुत इंपोर्टेंट है। पिछले जो पॉइंट थे उसको काट दिया है क्योंकि नई खोज हुआ है, और नई खोज के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हम देखे हैं कि जलवायु परिवर्तन था। फिर कहेंगे सर जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, कि जब हमको साक्ष्य मिलता है जल मंडल का, जल स्थल से और स्थल मंडल से, तो हमको जानते हैं कि व्यापार क्या वहाँ व्यापार चरणों पर था। तो जब चरणों पर था, बहुत अधिक था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कृषि होती। जब कृषि होगी तो कृषि और व्यापार इसके साथ साथ होगा, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधे काटने के लिए क्या होंगे, इनको नीड होगी, आवश्यकता होगी। और जब ये काटेंगे तो हमारा जलवायु का परिवर्तन हुआ होगा, और उसी से क्या होगा, धीरे धीरे लोग अधिवास होने लगे वहाँ पे, वहाँ से दूसरे क्षेत्र में क्या करने लगे, जाना प्रारंभ कर दिए। तो वहाँ से पता चलता है कि नए खोजों के अकॉर्डिंग कि ये क्या होता है, कि जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण होता है इंडस वैली सभ्यता का पतन का। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि एक इतिहासकार थे पिगट, और पिगट ने क्या कहा कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी, मोहन और जोदड़ो हड़प्पा जो थे दो जगह, इनको पिगट ने कहा था कि ये जुड़वा राजधानी हुआ करती थी सर। जुड़वा राजधानी के नाम से जो इतिहासकार थे पिगट साहब ने कहा है, राइट। फिर कहेगा सर कि इंडस वैली सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनकी जीवन शैली कैसी थी, तो इनकी जीवन शैली बस स्पष्टता क्या मिलती है, इनकी जीवन शैली बहुत ही अच्छी थी, अच्छी गुजरती थी। इससे स्पष्ट कैसे होता है कि इनके जो मनोरंजन के साधन के रूप में साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, तो कहता है कि पासा खेलने के इन लोग के क्या थे, रुचियाँ हुआ करती थी। पासा के साथ साथ ये शिकार करने का साक्ष्य मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जीवन शैली अच्छी थी, और ये शिकार करते थे, डिजाइन करते थे, और डिजाइन जो बर्तन के रंगीन बर्तन मिलते थे, तो इनकी जीवन शैली बहुत ही अच्छी सुगमय थी। फिर क्या शासन की व्यवस्था किया जाए, तो शासन की बात करेगा जाएगा, तो सर बताइए इंडस वैली में शासन कैसा होगा, जब यहाँ पे कुछ किसी चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता है। तो एक चीज़ का हम लोग साक्ष्य के अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाने का प्रयास करते हैं कि जब वहाँ पे व्यापार था, तो व्यापार जो कि भारत से लेकर पाकिस्तान, ईरान और मिस्र, जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र हुआ करता था, एक दूसरे से लिंक थे और एक दूसरे से व्यापार करते थे। तो व्यापारी वही करते होंगे जो बड़े बड़े व्यापार होंगे, और छोटे छोटे भी होंगे। तो जो वहाँ उसमें के जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, उसी पर क्या करते, ये शासन क्या करते थे, चलाने का प्रयास करते थे। ठीक, तो बड़े बड़े जो व्यापारी होंगे वो वही क्या करते होंगे, शासन चलाते होंगे। ठीक, ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये वीडियो। इसमें हमने पूरा कंटेंट प्रयास किया है कि पूरा कंटेंट इसमें समाहित हो जाए, और आज इंडस वैली सभ्यता समाप्त होता है। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग लाएंगे उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स होने वाले, टू द पॉइंट, जो एग्जाम्स के व्यू से इंपॉर्टेंस उससे क्वेश्चन बनेंगे, वही हम लोग आपके बीच लेकर आएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखिए, कंटेंट कैसा लगा आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और यह वीडियो उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिनकी ये आवश्यकता थी। ये बिहार BCS हो, ऑल इंडिया में जो भी एग्जाम्स हो, जो कि इंडस वैली से जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स बनते हैं, तो हम आपके बीच रखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है। आज के वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।